हैं, राम मंदिर बना मतलब 22 जनवरी का जो एक माहौल था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो कल आ चुके हैं इलेक्शन के रिजल्ट। इलेक्शन के जो रिजल्ट है वो अपनी सबकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तो नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी अब की बार 400 पार की, लेकिन 400 पार तो छोड़ो मित्रों, यहाँ तो 300 पार के भी लाले लग गए। और रोते गाते जैसे भी करके बीजेपी प्लस जो अलायंस है वो 292 पर आ चुका है। 292 यानी कि बहुमत से 20 सीटें ज़्यादा हैं। उसमें भी बीजेपी की अकेले की सीटें हैं 240। ये बीजेपी जो कि पिछली बार 300 प्लस लाई थी, आई थिंक 303 सीटें लाई थी, उसे 63 सीटों का नुकसान हो गया है और 240 पर ही बीजेपी का जो कारवां है वो रुक गया है, थम गया है। हालांकि इस सब के बावजूद सरकार जो है वो बीजेपी की ही बन रही है, लेकिन जिस तरह से जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम और जो पप्पू मीडिया है वो एक अलग ही नैरेटिव चला रहा है कि हाउ बीजेपी लॉस्ट, बीजेपी हार गई, ये हमारी जीत है, लोकतंत्र की जीत है। चलो अच्छा है, राहुल गांधी ने कल ईवीएम के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ा। इनफैक्ट जिस तरह से राहुल गांधी ट्वीट कर रहे कि ये लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है, हम जीत गए, हम जीत गए हैं, कहां से जीत गए? जब मैंने राहुल गांधी का ये ट्वीट चेक करा तो एक बार के लिए तो मैं खुद चकित हो गया मित्रों कि ये राहुल गांधी किसे बधाई दे रहे हैं। कहीं ये मोदी जी को तो बधाई नहीं दे रहे, क्योंकि जीते तो मोदी जी ही हैं। क्योंकि ये एड़ी चोटी का जोर लगा लिया पूरे ठगबंधन ने, लेकिन ये ठगबंधन वाले मिलकर भी उतनी सीटें नहीं ला पाए हैं जितनी सीटें अकेली बीजेपी ही ले आई है। गजब बेइज्जती है। ये जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है, जिसमें कि चोर चोर मौसेरे भाई जो कि अपने अपने स्टेट्स में एक दूसरे की चड्डियां उतारते फिरते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। वेस्ट बंगाल में वो यूसुफ पठान टीएमसी का, उसने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया है। लेकिन मोदी को हराने के लिए कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, अरे आम आदमी पार्टी कंजरू इतनी नौटंकी करी, जेल का जवाब वोट से। और वो जर्मन शेफर्ड ने भी इसके केजरीवाल की रिहाई के बाद बड़े बड़े ट्वीट करे थे कि मामला बदल चुका है, टाइड्स हैव टर्न्ड करके बड़े बड़े ट्वीट करे थे, तो सुनामी आएगी, ये आएगा, वो आएगा। इतने सारे छल प्रपंच सब किए, साम दाम दंड भेद, लोगों को ब्रेन वॉश वगैरह करा। लेकिन दिल्ली की सातों की जो सातों सीटें हैं ना, वो बीजेपी जीत गई है। सातों की सातों सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है मित्रों। हालांकि दिल्ली में पिछली बार भी सातों सीटें बीजेपी जीती थी और इस बार भी सातों सीटें बीजेपी जीती। कहने का मतलब है कि दिल्ली की जो जनता है उन्होंने समझदारी का परिचय दिया है, वो ब्रेन वॉशिंग का शिकार नहीं हुए, केजरी की नोटंकी का शिकार नहीं हुए। और सिर्फ दिल्ली नहीं मित्रों, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीटें हैं, 29 की 29 सीटें जो है वो बीजेपी के अकाउंट में आई हैं। हिमाचल प्रदेश में क्लीन स्वीप हुआ है, गुजरात में अच्छी सीटें आई हैं और उत्तराखंड में भी क्लीन स्वीप हुआ है। इनफैक्ट उड़ीसा में बीजेपी को उम्मीद से अच्छा परफॉर्मेंस मिला है, वहां पर लोकसभा की सीटें भी अच्छी जीती और बीजेपी असेंबली इलेक्शन भी जीत गई है, वहां पर सरकार बनाने वाली है। और आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ अलायंस इनका काम कर गया है। ये कुछ ऐसी बातें मित्रों जो कि बीजेपी के तमाम सपोर्टर्स के लिए काफी पॉजिटिव साइन है, काफी अच्छी बातें हैं और ये जो सकारात्मक बातें हैं ये हाईलाइट की जानी चाहिए। लेकिन हमारे देश का एक जो वर्ग विशेष है उसे खुश करने के लिए जो लोग हैं वो एक अलग ही पीपड़ी बजा रहे हैं कि मोदी हार गया। अरे भैया हार गया, सरकार तो मोदी ही बना रहे हैं। ठीक है, 400 पार नहीं आ पाई हैं, 292 आ चुकी हैं। और जिस तरह से कल रिजल्ट आने के बाद मोदी जी ने जो स्पीच दी है वहां पर उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि भले ही ये गठबंधन वाली सरकार हो, लेकिन मोदी जी अपना जो प्लान, जो विजन, जो एक्शन प्लान है उसे इंप्लीमेंट करके ही रहेंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। अब ये कैसे होता है ये तो देखने लायक बात होगी मित्रों, क्योंकि वो पार्टी जो पिछली बार 303 सीटें लाई हो, अपने दम पर बहुमत से काफ़ी आगे बढ़ चुकी हो, वो पार्टी अब बहुमत से पीछे रह गई है और अब अलायंस के सहारे आगे बढ़ना पड़ेगा। और अलायंस में कौन है? वो पलटू चाचा नीतीश कुमार और वो तेलुगु देशम के वो क्या नाम उनका, चंद्रबाबू नायडू। अब ये जो अचानक से किंग मेकर वाली पोजीशन में आ चुके हैं चंटू बंटू, यानी पलटू कुमार और ये चंद्रबाबू नायडू, ये तो भाई जिधर भजन उधर भजन करते रहते हैं। तो ऐसे लोग जिनमें कोई स्पाइन नहीं है, जिधर ज्यादा वजन होगा उधर लुढ़क जाएंगे। इन लोगों का सपोर्ट लेकर के मोदी जी अपना एक्शन प्लान आगे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, भाई ये सोच के मतलब थोड़ा सा धक धक तो होता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो काफी नेगेटिव है। दोनों अक्सर ना रंग बदल लेते हैं। रंग बदलने से याद आया केजरीवाल और उसकी पत्नी ने क्या नौटंकी चलाई थी, जेल का जवाब वोट से। दिल्ली की सातों सीटों जो है वो केजरीवाल हार
हार चुका है। दिल्ली के बाद इन्होंने पंजाब में भी अपने लोगों को खड़ा करा। दिल्ली, पंजाब और कुछ और सीटों को मिला लें तो केजरीवाल ने 22 सीटों पर अपने नेता खड़े करे थे, लेकिन जीता कितने? सिर्फ 3 सीट है। उसमें भी एक सीट जो है वो पंजाब का कोई सीटिंग एमएलए है। अब वो एमएलए की सीट छोड़ेगा या एमपी की सीट छोड़ेगा ये तो समय ही बताएगा। वैसे सीट छोड़ने से हमें याद आया गांधी परिवार जो कि अमेठी हार गया था पिछली बार, भाग करके वायनाड गए थे, लेकिन अब की बार जो है वो राहुल गांधी की किस्मत जो है उनका साथ दे गई है। वो वायनाड से भी जीत गए और रायबरेली से भी जीत गए हैं। और पिछली बार राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी इस बार बुरी तरह से हार गई है। मतलब ये घनघोर बेइज्जती है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभर रही स्मृति ईरानी की, जिसने पिछली बार राहुल गांधी को उनके गढ़ में घुस करके पेल दिया था। जायंट स्लेयर का उन्हें टैग मिला था, लेकिन एक अननोन से एक ऐसा नाम, आई थिंक क्या नाम है, किशोरी लाल या ऐसा कोई नाम है, उससे ये स्मृति ईरानी हार गई हैं। अकेली स्मृति ईरानी नहीं, मोदी सरकार के 7 मंत्री हारे हैं। गजब बेइज्जती है। और घनघोर बेइज्जती का रिकॉर्ड टूटा है अयोध्या में। अयोध्या में जब 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, भाई एक अलग ही माहौल था, देश में दिवाली मन रही थी और जिस तरह से अयोध्या वासी खुश थे। लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, जिस अयोध्या से बीजेपी ने एक तरह से चुनाव का शंखनाद फूंक दिया था, देश का चप्पा चप्पा राममय हो चुका था। किसे पता था भैया जहां पर राम मंदिर बना है उसी अयोध्या में बीजेपी को शर्मिंदा होना पड़ेगा। और अयोध्या के जितने भी हिंदू हैं, आई थिंक उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अयोध्या वासियों को सबक सीखना चाहिए यूपी के रामपुर से ही। यूपी के रामपुर का बड़ा चर्चा चल रहा है कल से, करीब 2-2.5 हज़ार के आसपास वहां पर वोट पड़े हैं। और ये जितने भी मुस्लिम आबादी है वहां पर, उस मुस्लिम आबादी को मोदी जी की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना में 500 से ज़्यादा घर मिले हैं। लेकिन मजाल है क्या कि 500 घर मिलने के बावजूद कोई मुस्लिम जो है वो बीजेपी को वोट दे दे। मुसलमानों के लिए सिर्फ उनका मजहब, उनकी आइडियोलॉजी मैटर करती है। हिंदुओं को उलझा करके रखते हैं, जॉब चाहिए, ये चाहिए, महंगाई है। एक बात बताइए, वो तमाम लोग जो महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोते फिरते हैं, आपके सामने एक फैक्ट रखता हूं कि आज़ादी के बाद से अर्ली 90s के एरा तक उत्तर प्रदेश और बिहार ये 2 ऐसे राज्य जहां पर सबसे ज़्यादा कांग्रेस का राज रहा था। फिर बाद में बिहार में लालू आ जाता है, यूपी में फिर मायावती, कभी कल्याण सिंह, कभी ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव। तो वो यूपी और वो बिहार जो कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के शासन में रहे और कांग्रेस सेंटर में भी थी, यानी कि डबल इंजन की सरकार थी तब भी, आज़ादी के 50-60 साल तक यूपी में भी और बिहार में। लेकिन इसके बावजूद यूपी और बिहार की जो गिनती होती है वो देश के सबसे पिछड़े राज्य में होती थी। हालांकि बीते 6-7 सालों में यूपी का जो एक नक्शा है, जो एक इमेज है, वो बदल चुकी है थैंक्स टू योगी मॉडल। बट योगी मॉडल से पहले उत्तर प्रदेश में कौन थे? 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी। कितने लोगों को रोजगार मिला, कितनी वहां पर महंगाई कम हुई। 2012 से पहले वहां पर मायावती की सरकार थी, 2007 से 2012 तक। रोजगार का तो पता नहीं, लेकिन हर किसी को हरिजन एक्ट लगा करके जेल में फेंक दिया करती थी मायावती। और ये मायावती और इनके जितने चिलगोजे हैं जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, लेकिन मायावती ने हाथियों की मूर्तियां बनवा दी थी, करोड़ों रुपए फूंक दिए थे। उतने करोड़ों रुपए में कितने लोगों को रोजगार मिल जाता, कितने लोगों के घर बन जाते। लेकिन नहीं, ये सारी बातें नहीं करनी। यही नहीं मित्रों, मायावती के पहले मुलायम सिंह यादव और मायावती के बाद अखिलेश यादव ये सैफई में, लखनऊ में सैफई महोत्सव के नाम से हीरोइनों को नचाते थे। ये बॉलीवुड के लोगों को, ठुल्लों को, छमिया को बुला करके खूब डांस कराते थे। आज तक जैसे चैनल तो कैप्शन भी डाला करते थे कि जनता त्रस्त लेकिन अखिलेश यादव मस्त। मतलब तब कोई नहीं बोलता था कि भैया रोजगार दे दो, हमें ये डांस वगैरह देखने से क्या मिलने वाला है। इनफैक्ट मेरे पड़ोसी हैं यादव करके, अखिलेश यादव के परम भक्त हैं। वो भाई साहब, उनकी जो पत्नी है उन्होंने MA BEd कर रखा है, लेकिन उन्हें हार्ट नहीं पता कि बॉडी में हार्ट कहाँ होता है। वो अमेजोन से अगर शॉपिंग करती है तो भैया एड्रेस डाल दो, हमको पता नहीं कि कैसे क्या करना है। MA BEd कर रखा है, उन्हें सरकारी जॉब चाहिए, लेकिन अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह उन्हें यूज़ करना नहीं आता। जहाँ पर फेफड़े होते हैं वहाँ पर वो कहती है कि भैया किडनी है। हार्ट की स्पेलिंग उन्हें नहीं पता, अपने बच्चे को ABCD ठीक से पढ़ा नहीं पाती है, लेकिन उन्हें सरकारी टीचर बनना है। तो आप समझ जाइए कि अखिलेश या मायावती के वोटर जो है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनका लेवल क्या है। जब अखिलेश या मायावती करोड़ों रुपए फूकते थे यूपी में, तब कोई नहीं बोलता था कि भैया इतने पैसे में विकास हो सकता है। लेकिन अब भाई साहब ये खड़े हो जाते हैं कि राम मंदिर से क्या मिलने वाला है। तो छमियों के डांस से तुम्हें क्या मिलता था? हाथी पाक से तुम्हें क्या मिला? कुछ मिला क्या? मेरे कहने का बस एक ही मतलब है कि वो प्रदेश यानी कि यूपी और बिहार जो कि सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस और फिर उसके बाद समाजवादी या फिर बहुजन समाज पार्टी, या फिर बिहार की बात करें तो लालू, या फिर उसके पहले कांग्रेस के शासन में रहे हैं, वहाँ पर ये बेरोजगारी, महंगाई की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर समय तक तो वहाँ पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी ना। क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि बीजेपी रोजगार नहीं दे रही है,
तो आज से 10 साल पहले तक वहाँ पर क्या सब कलेक्टर थे क्या, या हर घर में आईपीएस थे, या फिर सारे घरों में पैसे के पेड़ लगे थे, सबकी छतों पर हेलीकॉप्टर उतरता था? नहीं ना, तब भी बेरोजगारी थी। और ये तो भाई चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए उन लोगों को जो कि 70 सालों से कांग्रेस को वोट करते आए हैं। आप कांग्रेस को वोट भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद 70 सालों में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद ना बिहार पनप पाया, ना उत्तर प्रदेश। अरे उत्तर प्रदेश में अमेठी, रायबरेली, ये तो कांग्रेस के गढ़ है। वहीं से संजय गांधी, वहीं से इंदिरा गांधी, वहीं से सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, ये सब लड़े हैं। लेकिन रायबरेली, अमेठी वो आज भी पीछे के पीछे। तो यहीं पर पता चल जाता है कि अमेठी कहें, रायबरेली कहें, या फिर यूपी, बिहार के जो लोग जो आजकल बेरोजगारी, महंगाई की बातें करते हैं, उनके लिए एक्चुअली में बेरोजगारी, महंगाई मैटर ही नहीं करती है। क्योंकि यही महंगाई, यही बेरोजगारी तब भी थी जब अखिलेश यादव की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, और उनके पहले कांग्रेस की सरकार थी। तब तो और ज़्यादा हालत ख़राब थी। अब हालत और ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। एटलीस्ट अब यूपी में गांव देहात में लोगों को 24 घंटे बिजली तो मिल रही है, जो कि अखिलेश और मायावती के टाइम पर नहीं मिल रही थी। कहने का मतलब बस ये है कि यूपी के लोगों ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें ना डेवलपमेंट से मतलब है, उन्हें ना इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है, वो सिर्फ जात पात की राजनीति करना चाहते हैं। अब आप खुद समझ जाइए कि वो उत्तर प्रदेश, वो अयोध्या जहाँ पर मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी का नेता, उसने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी, वही अयोध्या वासी उसी हथियारों की पार्टी को जिता देते हैं। इससे ज़्यादा घटिया, इससे ज़्यादा शर्मिंदा करने वाली कोई बात हो ही नहीं सकती कि राम मंदिर का विरोध करने वालों को अयोध्या के लोगों ने जिता दिया है। और समाजवादी पार्टी जो कि पिछली बार आई थिंक 5 सीटों पर थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वही समाजवादी पार्टी इस बार कमबैक कर लेती है और आई थिंक 36 या 37 के आसपास कुछ है। और बीजेपी जो कि पिछली बार यूपी में 60+ लाई थी, वो यहाँ 32, 33 ऐसे कुछ आंकड़े पर आकर के अटक चुकी है। ये तो भला हो एमपी के लोगों का, दिल्ली के लोगों का, और राजस्थान में भी हालांकि पूरी तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक आया वहाँ पर। छत्तीसगढ़ ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, हिमाचल ने अच्छा परफॉर्म किया है, उत्तराखंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। और मैं अगर अपना पर्सनल नोट पर बताऊँ ना, तो मुझे जिस तरह से एमपी के लोगों ने 29 की 29 सीटें बीजेपी को दी हैं, भाई मैं खुद एक इंदौरी हूँ, और जिस तरह से इंदौर तो हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है, बट इंदौर के बियॉन्ड जो उज्जैन कहें, देवास कहें, भोपाल कहें, सतना, विदिशा, पूरे मध्य प्रदेश वालों ने बीजेपी को मतलब जो फेवर रिटर्न करा है, राम मंदिर की जो खुशी मिली है मध्य प्रदेश वासियों को, उसके बदले बीजेपी को 29 की 29 सीटें दी हैं। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। बट इतनी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद कई सारे जो लोग हैं वो एक अलग नैरेटिव चला रहे हैं कि बीजेपी हार गई, हार गई। कहाँ हार गई है? आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि कैसे लोगों की बुद्धि और आईक्यू जो है ना, वो एकदम ठंडे बस्ते में जा चुकी है। और कुछ लोग ऐसे मतलब बुद्धिहीन, ब्रेन वॉश्ड या ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज बन चुके हैं कि उन्हें मतलब समझ में नहीं आता कि क्या ज़्यादा है क्या कम है। जैसे कि एनडीए 292 सीट्स आई हैं, लोग कह रहे हैं भैया हार गए, हार गए। अरे तुम्हारे इंडिया अलायंस से तो ज़्यादा है ना। और आप एक चीज़ देखें जिसके बारे में मोदी जी ने भी कहा था कि भाई हमने 400 पार का नारा शुरू करा, तो वो लोग इसी मिशन में लग गए कि 400 पार नहीं कराना, जबकि बहुमत के लिए तो 270, 272 ही काफ़ी हैं। तो ये लोग कल से जब मैंने इलेक्शन का जो कवरेज वगैरह देखना शुरू करा, मैंने कांग्रेस की स्पोक पर्सन, वो गालीबाज नालीबाज लुक्की सी औरत है, बड़ी उछल रही थी कि मोदी जी फर्स्ट राउंड में पीछे चल रहे हैं, इस्तीफा दे दो। अच्छा, फर्स्ट राउंड में मोदी जी पीछे चल रहे थे तो ये सारे चिलगोजे उछलने लग गए। लेकिन मोदी जी जीत गए 1 लाख से ज़्यादा वोटों से। वहाँ गुजरात में अमित शाह जीत गए। लेकिन चमचे जो हैं वो इसी में खुश थे कि मोदी जी पहले राउंड की वोटिंग में पीछे चल रहे थे। हालांकि वाराणसी में मोदी जी को टक्कर देने के लिए जयपुर का चोमू कॉमेडियन भी आया था रंगीला करके, उसका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो उसे सारे लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम ने अपना बाप बना लिया था कि भैया रंगीला से डर गए मोदी जी, उसका नॉमिनेशन निरस्त हो गया, मोदी जी चाहते ही नहीं कि कोई चुनाव लड़े। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये पॉज करके, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का ही डेटा है। मोदी जी के सामने अजय राय था और 2-3 और लोग थे। तो अगर मोदी जी निर्विरोध जीतना चाहते या इलेक्शन कमीशन मोदी जी के लिए काम करता तो अजय राय का पर्चा सबसे पहले निरस्त कर देते। अजय राय भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे फर्स्ट राउंड में कि हमने मोदी को हरा दिया है, गुजरात वालों को भगा दिया है, ये वो। चलो ये तो गनीमत है कि हारने के बाद ये ठुल्लों ने इस बार ईवीएम पर ब्लेम नहीं डाला है। इस बार ईवीएम की जो इज्जत है वो बच गई है मित्रों। लेकिन तमाम बातों का लबोलबाब ये है, जैसे कि एक बात कही जा रही थी कि आएगा तो मोदी ही, मोदी आ चुके हैं और मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मतलब एक चीज आप समझने की कोशिश करें, 2004 से 2014 तक वर्ल्ड का माना हुआ इकोनॉमिस्ट देश का पीएम था। उनके शासनकाल में सत्यम नाम की बड़ी कंपनी डूब गई थी, रिसेशन, स्कैम दुनिया भर के हो रहे थे। तो 10 साल तक काम करा मनमोहन सिंह ने। उसके बाद 2014 में कितने वोट आए? आई थिंक 50 वोट भी नहीं आए थे कांग्रेस को। लेकिन बीजेपी आप देखें
देखें 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनाव जीत चुकी है और बीजेपी को 240 सीटें आ चुकी हैं अपने दम पर। वहीं कांग्रेस पार्टी जो कि 2004 से 2014 तक देश में थी, अपने दम पर वो 50 सीटें भी नहीं ला पाए थे। लेकिन ये जो फैक्ट है ये किसी चमचे को या उन्हें ब्रेन वॉश करने वाले जर्मन शेफर्ड को दिखाई नहीं देगा। वो तो इसी में उछल रहे हैं कि 400 पार नहीं होने दिया, 400 पार होने नहीं दिया। अबे 400 पार नहीं होने दिया, लेकिन बीजेपी को पावर में आने से तो तुम लोग नहीं रोक पाए। और ये जो ठगबंधन है ना भाई साहब, ये देखिएगा बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, क्योंकि ममता बनर्जी कहें, अब वो भी बोलेगी हमारा पार्टी जो है वो भाई ज़्यादा सीट लेकर के आया है, हमको ज़्यादा वो चाहिए। अखिलेश यादव बोलेंगे यूपी के हीरो हम हैं। केजरीवाल जो बड़ा उछल रहा था, संविधान बचाने, देश बचाने निकला था, वो तो सिर्फ 3 ही सीटें ला पाया है। और ये राहुल गांधी जो इतनी खुशी मना रहे हैं, आप देखिए भैया, मतलब 100 सीटें भी नहीं आई हैं इनकी कांग्रेस पार्टी की, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने दम पर 100 सीटें भी नहीं ला पाए, उसके बावजूद चमचे उछलने लगे, तो भाई इसे इनका डाउनफॉल ही बोला जाएगा। और ये सब देख करके इंदिरा गांधी और नेहरू तो मतलब नरक में बैठ करके रो रहे होंगे कि एक पार्टी जो एक टाइम पर 440 सीटें ला चुकी हो, वो अपने दम पर 100 भी नहीं ला पा रही है, अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ पा रही है। बताओ, ऐसा हश्र होगा देश की सबसे पुरानी पार्टी का? अरे भाई साहब, गजब बेइज्जती है। सबसे गजब बेइज्जती तो यही है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, 100 साल पुरानी पार्टी 100 सीटें भी नहीं ला पा रही है। एक सीट लाने के लिए कभी समाजवादी पार्टी, कभी ममता, कभी कंजरू, सबके आगे मतलब सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मतलब बेइज्जती क्या होगी कांग्रेस पार्टी की? नेहरू ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका मतलब नवासा नाती पोता जो है वो इस तरह से पार्टी का दुकान का भट्टा बैठा देगा। गजब बेइज्जती है। एनीवेज, देश की सबसे पुरानी पार्टी से अब आ जाते हैं देश की वर्तमान जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी के ऊपर। देखो, बीजेपी को हम सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन बीजेपी में भी कुछ खामियां हैं। बीजेपी में जिस तरह से वो अजीत पवार को ये लोग लेकर के आए, मैंने तब भी अपना रिएक्शन दिया था। मैंने बोला ये क्या बकवासमती चल रही है। दूसरी पार्टी का जो करप्ट कचरा है, वो एक हार्दिक पटेल करके भी था कोई यार गुजरात में, बड़ा वो गाली दिया करता था, उसे बीजेपी ने ले लिया। वो एक विजेंदर बॉक्सर है, मतलब कांग्रेस का फेंका हुआ कचरा, उसे बीजेपी में भर लिया। इस बात को मैंने पहले भी हाईलाइट करा है कि बीजेपी वाले थोड़े घमंड में आ गए। और घमंड तो आप देखो, नड्डा का घमंड, मतलब आप देख लीजिए, वो आरएसएस जो कि बीजेपी की बैकबोन था, ये मोदी, अमित शाह, नड्डा नहीं जाते थे घर घर, ये आरएसएस के ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता जाते थे, बीजेपी का प्रचार प्रसार सब कुछ करते थे, सब मैनेज करते थे। उस आरएसएस को कहीं ना कहीं पिछवाड़े पर लात मार दी नड्डा ने। बोला कि भैया हमारी पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम तो भैया अपने बूते समर्थ है, ले मिल गया तेरे को स्वाद है। तो नड्डा ने जो गड्ढा खोदा था ना घमंड में आकर, उस गड्ढे में गिर गई है ये बीजेपी। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने कितने सारे ब्लंडर किए हैं। घमंड में आ गई भैया, मोदी के नाम के सारे जीत जाएंगे, आरएसएस की जरूरत नहीं है। लो भैया, आरएसएस को आपने इग्नोर कर दिया, आपकी पार्टी एकदम मतलब धरी धार पर निकल गई। और घमंड में आकर के आपने मतलब आपके जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं उन्हें इग्नोर कर दिया। आपने सेलिब्रिटीज को टिकट दे दिया, चलो ठीक है, अरुण गोविल और कंगना रनावत जीत गए, लेकिन नहीं जीतते तो आपकी और ज्यादा फजीते हो जाता है, क्योंकि आपका जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है वो तो वैसे ही नाराज बैठा है। आप उन्हें मेहनत करने वालों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, आप उनके सेंटिमेंट को इग्नोर करते हो। बीजेपी का जो हार्डकोर वोटर है या फिर हम जैसे जो सपोर्टर हैं, उन करप्ट कचरों को ट्रोल करते रहे, रोस्ट करते रहे, आप उन्हें पार्टी में लेकर के आ गए। इसकी वजह से सामने वाले ऑपोजिशन को मौका मिल गया कि भैया बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है। लेकिन आप दोगलापन देखिए उसी विपक्षी आईटी सेल का, आपियों का, पिद्दियों का, कि वो केजरीवाल की वॉशिंग मशीन पर मुंह में दही जमा लेते हैं। यही केजरीवाल था जो लालू को चोर बोलता था, मैं हमारे खिलाफ शीला दीक्षित तो सोनिया गांधी के खिलाफ सबूत है जी, हमें मौका दो जी, हम सबको जेल में भेज देंगे जी, हाँ जी 300 पन्ने के पेज है, ये सबूत है मेरे पास जी। तो वो केजरीवाल जो बगैर किसी एविडेंस के मतलब जो मुंह में आता था बोल देता था, देखो ये चोर है, वो चोर है, इसे जेल में भेजो जी। लेकिन जिन्हें वो चोर बोलता था उन्हीं के संग हो लिया। मतलब केजरीवाल के पास तो बीजेपी से भी बड़ी वाली वॉशिंग मशीन है, बीजेपी से पहले उसके पास वॉशिंग मशीन आ गई होगी, लेकिन नहीं, इस चीज को भैया सारे पिद्दी, उनका रेबीज राटी सब जो है मुंह में दही जमा करके निकल जाएंगे। वहां पर केजरीवाल की बड़ी अल्ट्रा लेवल वाली जो बड़ी वाली वॉशिंग मशीन है उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये जो करप्ट जो कचरा था, इन्हें पार्टी में लेना कहीं ना कहीं ये भी एक ब्लंडर था, ये घमंड की निशानी थी भाई साहब, और कुछ नहीं। और जिस तरह से यूपी में और यूपी के बाद महाराष्ट्र में जो किरकिरी हुई है बीजेपी की, इससे जो बीजेपी के 2 पोस्टर बॉय है ना, यूपी में योगी जी
और महाराष्ट्र में फडणवीस। अच्छा, फडणवीस से मुझे याद आया कि जब बिग बॉस ये चल रहा था, पीछे वाला सीज़न कौन सा था, सीज़न 17, जिसमें कि हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने वाला मुन्नी बदनाम कंटेस्टेंट बनकर आया था। और उस मुन्नी बदनाम को सपोर्ट कौन कर रहा था? फडणवीस का भतीजा। इनफैक्ट फडणवीस की जो वाइफ है अमृता, वो तो उसी जिहादी मुन्नी बदनाम के साथ स्टेज शेयर करती हैं। बट यही अमृता फडणवीस के जो पतिदेव हैं, यानी कि देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, वो हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के तौर पर इस्टेब्लिश हैं। वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं फडणवीस जी की नाक के नीचे एक एंटी हिंदू और अति उग्रवादी जिहादी मुन्नी बदनाम बिग बॉस में आता है और विनर बन के चला जाता है। यही नहीं, बिग बॉस 17 के रिव्यूज़ के टाइम पर मैंने एक एपिसोड मेंशन भी करा था जहां पर दिवाली स्पेशल एपिसोड था, लेकिन बिग बॉस की टीम ने दिवाली स्पेशल एपिसोड में गाने कौन से बजाए थे? भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। चलो गाना अच्छा था, लेकिन दिवाली के मौके के लिए वो गाना अच्छा बिल्कुल नहीं था। ये तो वही बात हो गई कि आप ईद मना रहे हो और हम लाउड स्पीकर पर गाना बजाते हैं कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। बताइए, मंदिर की घंटियों से अगर किसी का रिलीजन खतरे में आ जाए, किसी की आस्था हर्ट हो जाए, तो भाई ऐसे में दिवाली के दिन भर दे झोली या मोहम्मद, हमारी आस्था, हमारी आस्था की किसको पड़ी हुई है? तो मैंने तब भी एक पॉइंट हाईलाइट करा था कि बीजेपी के नेता फडणवीस हिंदुत्व की बातें करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली के जो लोग हैं वो एंटी हिंदू मुन्नी बदनाम को डिफेंड और सपोर्ट करते हैं। ये पॉइंट, ये ट्वीट मैंने बीजेपी को भी टैग करके किया था, आगाह करने के रूप में कि देखो भैया, जनता ये सारी चीज़ें देखती है, फिर ऑपोजिशन भी इन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं इनकैश करने की कोशिश करता है। अब क्या है ना कि बीजेपी के आला कमान तक तो हमारी आवाज़ नहीं पहुँच सकती, लेकिन आप तक यानी जनता जनार्दन तक तो हमने अपने ओपिनियन और अपना जो एक ऑब्जर्वेशन था वो सामने रख ही दिया था कि देखो कैसे कथनी और करनी में अंतर है बीजेपी वालों की। मुँह में राम, लेकिन बगल में राम को गाली देने वालों को वो गोदी में लेकर चल रहे। तो ये चीज़ें हर कोई देखता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये पब्लिक भी देखती है, पब्लिक भी समझती है। साथ ही साथ जो ऑपोजिशन के लोग हैं ना, उन्हें भी कहीं ना कहीं एक ब्रह्मास्त्र मिल जाता है यूज़ करने के लिए कि देखा भाई, तुम्हारे जो नेता है वो नकली सनातनी है, वो नकली हिंदू है, असली हिंदू होते तो सनातनी का साथ देते हैं, ये जिहादी का साथ नहीं देते। तो बीजेपी ने काफ़ी सारे ब्लंडर करे हैं। वहीं यूपी की बात करें तो भाई, यूपी में तो सब अच्छा चल रहा था, राम मंदिर भी बन चुका था, योगी जी काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर समाजवादी पार्टी वाले कहीं ना कहीं एक दांव खेलने में सफल हो गए। और यूपी तो हमेशा से बदनाम है ना जात पात की पॉलिटिक्स, वहाँ पर लोगों को जात पात के ऊपर कुछ दिखाई देता है नहीं। और इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिया ही ना, वो एक रामपुर के गांव का, करीब 2-2.5 लोग रहते हैं, 500 से ज़्यादा वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के घर मिले, लेकिन किसी ने भी मोदी जी को वोट नहीं करा। वहाँ पर जो मुस्लिम वर्ग है, सिर्फ वहीं की बात नहीं है, ओबीसी को देख लो, ओबीसी न कभी पीएम बना न सीएम बना, लेकिन फिर भी उसके लोग उसे वोट करते हैं। वहीं जो हिंदू हैं, उसे रोजगार भी चाहिए, उसे डेवलपमेंट भी चाहिए, उसे ये हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए। लेकिन वो वोक एंड सेकुलर हिंदू जो आकर के कमेंट करेगा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम मत करो, लेकिन राहुल गांधी ओबीसी वर्सेस जनरल, एससी वर्सेस एसटी, बनिया वर्सेस क्षत्रिय, ब्राह्मण वर्सेस ये वो, मतलब हिंदुओं को आपस में डिवाइडेड रूल करो, वो चलता है मित्रों, लेकिन हिंदू मुस्लिम मत करो। क्यों करो? अरे वो तो गांधी नेहरू कर गए, तो क्या करें? चलो ओबीसी वर्सेस जनरल, ब्राह्मण वर्सेस राजपूत, ये वाला कार्ड खेलता रहा राहुल गांधी। जहां मोदी जी इकोनॉमी की बात करते रहे, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते रहे, लेकिन राहुल गांधी अपने हर स्पीच में अरे कास्ट सेंसस लाऊंगा, एससी एसटी ओबीसी वालों को 50% रिजर्वेशन, तो जनरल वाले क्या करें? सुसाइड कर लें या फिर जॉब छोड़ दें? तो आप समझ जाएं कि जो डीएनए नेहरू में था ना, देश को तोड़ने का, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश के टुकड़े कर दिए, वही डीएनए लेकर के चल रहा है ये पप्पू। लेकिन हमारे देश का जो सेकुलर हिंदू है, उसे तो भैया पड़ी ही नहीं है। मुसलमानों से सीखो, चाहे कुछ हो जाए, वो अपना मकसद कभी नहीं भूलते हैं, चाहे मोदी गैस दे दे, घर दे दे, लेकिन मुसलमान मोदी को वोट नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। लेकिन जो हिंदू हैं, 500 साल के बाद राम मंदिर मिला, लेकिन हिंदुओं ने अरे ठीक है, हम तो अखिलेश को देंगे, इसको देंगे, उसको देंगे। तो यूपी के लोगों की मेंटेलिटी क्या है, ये भी इस्टेब्लिश हो गया है। अच्छा, मेंटेलिटी से मुझे याद आया कि भैया पप्पू को देखो, उसके इंडिया अलायंस को देखो, जर्मनी में बैठे उनके कुत्ते को देखो, सब ऐसे उछल रहे हैं कि जैसे कि मतलब वो अकेले ही 500 सीट लेकर के आ गए हों। ये इंडिया अलायंस और इनका जितना पिद्दी मीडिया, पिद्दी आईटी सेल है, इनकी मेंटेलिटी को समझने की कोशिश करें। ये खुद तो परीक्षा में फेल हो गए हैं, लेकिन जश्न इस बात का मना रहे हैं कि सामने वाला 95% नहीं ला पाया। वहीं 95% लाने की जो उम्मीद थी, यानी कि बीजेपी और हम जैसे बीजेपी के सपोर्टर्स, हम सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने कोई बहुत खराब परफॉर्म किया है, लेकिन हमारी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन का जो बार था ना, वो
वो इतना हाई हो गया था कि मतलब बीजेपी उसे टच नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी बीजेपी पास हुई है और वो सरकार बना रही है। रिकॉर्ड तीसरी बार, आई थिंक नेहरू जी और इंदिरा जी के बाद मोदी जी ये तीसरे ऐसे पीएम हैं जो कि बैक टू बैक तीसरी बार पीएम बन रहे हैं, वो भी इतने सारी नेगेटिविटी झेल कर, इतने सारे आरोप प्रत्यारोप, इतना सारा एजेंडा चला मोदी जी के खिलाफ, लेकिन फिर भी मोदी जी बनारस से भी जीतते हैं और बीजेपी को भी 240 सीटों पर ले आते हैं। वहीं वर्ल्ड के माने हुए इकोनॉमिस्ट 10 साल तक राज करने के बाद 50 सीटें भी नहीं दिला पाते हैं, तो कौन कितने पानी में है, किसकी लीडरशिप पर जनता को ज़्यादा यकीन है, ये चीज़ें एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद जो पप्पू आईटी सेल है, रेबीज यूनिवर्सिटी जैसे जो लोग हैं, वो इसी में उछल रहे हैं कि बीजेपी 400 नहीं ला पाई। अरे चमगादड़ों की औलादों, 400 नहीं ला पाई, लेकिन सरकार में तो आ ही गई ना। अब आप देखिए कुछ दिनों में शपथ ग्रहण समारोह होगा। मित्रों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, झकास, मोदी जी इज बैक। तमाम बातों का निचोड़ ये है कि सीटें भले ही 400 पार ना हो पाई हो, लेकिन अब की बार फिर से मोदी सरकार, वो भी रिकॉर्ड बैक टू बैक तीसरी बार। और ये जो झटका लगा है, मतलब 303 पर थी बीजेपी पिछली बार, इस बार 240 पर, ये झटका लगना भी जरूरी था बीजेपी के लिए। एक रियलिटी चेक तो मिले। और चूंकि नया जमाना है, नए तौर तरीके से जो इकोसिस्टम लड़ रहा है वो झूठ फैलाता है, बीजेपी वाले मतलब लेट गो करने वाले जो तेवर में रहते हैं ना, आई थिंक उनको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। जिस तरह से बंगाल में कोई लड़की अगर कार्टून शेयर करती है तो ममता बनर्जी उसे जेल में डाल देती है, केजरीवाल अपने खिलाफ बोलने वाले यूट्यूबर्स को जेल में डाल देता है, तो आई थिंक इट्स टिट फॉर टैट वाला टाइम। बीजेपी को वैसे भी कई लोग हिटलर वाली पार्टी बोलते हैं, मोदी जी को कई लोग डिक्टेटर बोलते हैं, तो आई थिंक 1-2% डिक्टेटरशिप जो है मोदी जी को दिखा देनी चाहिए। बिहार में मनीष कश्यप को कैसे उठाकर जेल में डाल दिया था, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि मोदी जी भी ना थोड़ा टिट फॉर टैट वाले तेवर में आ जाएं, क्योंकि क्या है ना कि भाई शराफत की दुनिया का किस्सा ख़त्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम। ये वाला चोला मोदी जी पहन ले तो भाई सोने पर सुहागा हो जाएगा। हालांकि सीटें कम आई हैं, जोर का झटका बड़ी जोर से लगा है, लेकिन फिर भी बन ही गई मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार फिर से एक बार। क्या कहना है आपका इन सारी बातों के बारे में, कमेंट अवश्य कीजिएगा। और क्या है आपके भी ऑब्जर्वेशन इस इलेक्शन के बारे में, क्या लगता है आपको बीजेपी कहां पर बेहतर कर सकती थी, क्या क्या बेहतर कर सकती थी, इन सारी बातों के बारे में जो भी है आपके ऑब्जर्वेशन आप भी कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा लगा हो अगर ये वीडियो तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी मित्रों। इसी के साथ आज का ऐतिहासिक ब्लॉग हम खत्म कर देते हैं मित्रों। थैंक यू सो मच मित्रों। जय श्री राम मित्रों।